our DSSB चैनल दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री। आज मैं साहिबा विग फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेस्ट नंबर 18 का लेक्चर नंबर 2 दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic free। तो तुम्हारी जो आवाज़ है वो किसकी तरह थी? एक समुद्र की तरह गहरी आवाज़, यानी कि जस्ट लाइक अ सी, प्योर एज द नेकेड हेवंस, मेजेस्टिक फ्री। सो इतनी प्योर वॉइस थी तुम्हारी। तो ये सब बातें जो बोली गई हैं लाइन्स, दीज अबव लाइन्स आर रिटन फॉर whom? सो फॉर आइदर, फॉर मतलब किसके लिए ये लाइन्स बोली गई हैं, किस व्यक्ति की तारीफ में ये लाइन बोली गई हैं। सो दीज लाइन्स आर सेड फॉर जॉन मिल्टन। ये लाइन्स बोली गई हैं जॉन मिल्टन के लिए। और बोली किसने है ये लाइन्स? ये बोली है लाइन्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और किस पोएम में बोली है? उन्होंने एक पोएम लिखी है किन्होंने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। उस पोएम का नाम है लंदन, 1802 पोएम। और इसका एक और टाइटल है टू मिल्टन। ठीक है, ये पोएम लिखी है किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो उन्होंने इसमें और भी कई लाइंस बोली हैं किसके बारे में? जॉन मिल्टन की तारीफ में। क्या क्या बोला है उन्होंने? मिल्टन, thou shouldest, Milton, thou shouldest be living this hour। यानी कि मिल्टन, काश तुम इस वक्त भी होते, तुम इतने महान थे, तुम्हारी राइटिंग्स इतनी अच्छी थी दैट यू शुड बी देयर। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और भी बोली है। क्या लाइन बोली है? Thy soul was like a star. Thy soul was like a star dwelt apart। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच भी डिस्कस की गई है। जैसे यहाँ पे लाइक है, तो लाइक क्या है? सिमिली। फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। ठीक है, सो यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है बिकॉज लाइक वर्ड का यूज हुआ है। क्वेश्चन 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ इज एन्चेंटेड एंड मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल सॉन्ग। ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो है मूव्ड मतलब अफेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, अंदर से क्या कहते हैं, उनको बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है सुन के वो वाला सॉन्ग। तो किसने गाया है वो सॉन्ग? सिंगल मीन्स क्या होता है? सॉलिटरी यानी सिंगल गर्ल का कौन सा सॉन्ग था वो? ए टिंटन एबे, बी टेबल्स टर्न, सी द प्रील्यूड एंड डी द सॉलिटरी रीपर। सो इट वॉज डी सॉलिटरी रीपर। एंड शी वॉज अ स्कॉटिश गर्ल। वो एक स्कॉटिश गर्ल थी। शी वॉज अ स्कॉटिश गर्ल एंड शी वॉज सिंगिंग, who was singing in Ears और गैलिक। गैलिक जो थी वो उसकी क्या कहते हैं लैंग्वेज यानी भाषा है जिसमें वो गा रही थी। और कहाँ गा रही थी वो ये सॉन्ग? among Arabian sands। Next question. Question number 3. Which of the following works of William Wordsworth is generally considered to be his magnus opus?
सो मैग्नम ओपस कौन से वर्क को कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ के। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है जिसको मैग्नम कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, और एक वर्क है जिसको मैग्नम ओपस कहा जाता है। तो पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। द एक्सकर्शन, बी लिरिकल बैलेट्स, सी गाइड टू द लेक्स, एंड डी द प्रिल्यूड। सो हिज मैग्नम ओपस वर्क इज द प्रिल्यूड। एंड मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? उनका एक वर्क है जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और वो वर्क कौन सा है? द लिरिकल बैलेट्स। ठीक है। सो प्रिल्यूड में कितनी बुक्स हैं बेटा? प्रिल्यूड जो इनका मैग्नम ओपस वर्क है उसमें 14 बुक्स हैं। और ये जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेडिकेट की है अपने दोस्त, अपने खास दोस्त एस.टी. कॉलरिज को। और द प्रिल्यूड जो है, इट इज़ द वर्क, इट इज़ रिटन इन 1805 एंड पब्लिश्ड, उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई है। कब? 1850 में। ठीक है। एंड इसका कंप्लीट टाइटल क्या है द प्रिल्यूड का? ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। एंड एक इसमें ऑप्शंस में देख लेते हैं बेटा। पहला है द एक्सकर्शन, इसमें कितनी बुक्स हैं? 9 बुक्स हैं। ठीक है। एंड इसको जैसे कि हम प्रिल्यूड को कहते हैं ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, एक्सकर्शन को हम कहते हैं डिक्लाइन ऑफ पोएट्स माइंड। सो डिक्लाइन ऑफ पोएटिक जीनियस। और इस वर्क को द एक्सकर्शन को किससे लिखा था? इसको लिखा गया था 1814 में with 9 books. Question 4. Resolution and Independence is a poem by whom? Resolution and Independence एक पोएम है, किसकी पोएम है? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। सो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, एक कॉमन लाइफ की बात बताई गई है, एक आम आदमी की ज़िंदगी के स्ट्रगल्स को बताया गया है इस पोएम में। और इसका एक सबटाइटल है, इसका सबटाइटल क्या है? लीच गैदरर। और इस पोएम का रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, किस पे इम्पैक्ट पड़ा? थॉमस हार्डी पे। इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और उन्होंने क्या किया? थॉमस हार्डी ने, उन्होंने इसको क्या कहा पोएम को पढ़ने के बाद? बेस्ट क्योर डिस्पेयर। सो उन्होंने कहा कि डिस्पेयर यानी उदासी, दुख, सैडनेस के लिए ये सबसे अच्छी पोएम है। इट इज़ द बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। और ये पोएम जो है लिखी गई है लीच गैदरर 1802 में, और पब्लिश कब हुई है? 1807 यानी 5 साल बाद। सो रिटन इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1807 आफ्टर 5 years। और पब्लिश किसने की है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्वेश्चन 5, हु रोट लूसी पोएम्स? लूसी पोएम्स किसने लिखी है बेटा? लूसी पोएम्स वर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये गर्ल थी लूसी, उसके ऊपर ये पोएम्स है। एंड दिस इज अ लूसी पोएम्स, इट इज़ अ सीरीज। ये एक सीरीज है और इस सीरीज में टोटल 5 पोएम्स हैं। लूसी पोएम्स टोटल 5 का पैक है ये लूसी पोएम्स का। सो इट इज़ अ सीरीज ऑफ
a series of 5 poems, ठीक है, about an Irish girl, about an idealized. So Lucy poems, it is a series of 5 poems about an idealized girl. और वो idealized girl कौन थी? लूसी, लूसी ग्रे. And answer is option B, written by William Wordsworth. Number 6, in which year was the lyrical ballads published? lyrical ballad जो था वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? सबसे इम्पॉर्टेंट लिरिकल बैलेट, सबसे इम्पॉर्टेंट और क्या कह सकते हैं, मैग्ना कार्टा वर्क था, सबसे बिग वर्क था किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है. और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिला के किसने लिखा था ये वर्क? कॉलरिज ने. सो इसमें टोटल 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 पोएम्स लिखी थी किसने? वर्ड्सवर्थ ने. और 4 पोएम्स लिखी थी किसने? एस.टी. कॉलरिज ने, ठीक है. सो इसकी सबसे फर्स्ट पोएम थी लिरिकल बैलेट्स की, वो थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, एंड दिस वाज द पोएम रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज. और ये जो सबसे पहली पोएम थी वो लिखी थी एस.टी. कॉलरिज ने. क्या नाम था? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. और इसकी आखिरी पोएम कौन सी थी? आखिरी पोएम लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो क्या थी? लास्ट पोएम, फर्स्ट पोएम, एंड लास्ट पोएम वाज टिंटन एबे. टिंटन एबे बाय वर्ड्सवर्थ, ठीक है. फर्स्ट टाइम लिरिकल बैलेट्स लिखा गया था 1798 में. दूसरी बार इसका प्रीफेस छपा, प्रीफेस ऐड हुआ इसके अंदर, जो कि 1800 में. उसके बाद अमेरिका में ये छपा 1802 में, और लास्ट इसका पब्लिकेशन है 1800, उसके बाद ये छपा 1805 में. सो हमें बताना है सबसे पहले कब छपा, पब्लिश्ड हुआ. इट इज 1798. 7, in which poem Tinton in his poem Tinton Abbey Wordsworth addresses his sister. तो एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे, और उसमें वो एड्रेस करते हैं अपनी सिस्टर को. तो उनकी सिस्टर का क्या नेम है? तो सबसे पहले जो विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर को एड्रेस करते हैं वो पोएम है टिंटन एबे. और टिंटन एबे का पूरा टाइटल क्या है? सब टाइटल इसके आगे एक सब टाइटल है, लाइन्स कंपोज्ड a few miles above सो इट इज़ बेसिकली अ मेडिटेटिव पोएम. ये एक मेडिटेटिव पोएम है. इट इज़ अ मेडिटेटिव पोएम. It is a meditative poem, and it describes 5 moods of nature. 5 मूड डिस्क्राइब करती है पोएम नेचर के, और इसे मेडिटेटिव पोएम कहा जाता है बिकॉज इसमें मेडिटेशन है, नेचर की, यूथ की, ह्यूमन लव की, सबकी मेडिटेशन है इस पोएम में. और इसकी एक बेसिक बात है कि इस टिंटन एबे में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो अपनी सिस्टर के साथ विज़िट करते हैं. कब? 1793 में पहली बार, फर्स्ट टाइम. उसके बाद वो फिर सेकेंड टाइम विज़िट करते हैं टिंटन एबे में एट द बैंक ऑफ रिवर वाई. तो दोबारा से विज़िट करते हैं 1798 में, ठीक है. आफ्टर 5 years वो दोबारा अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ उधर विजिट करते हैं. एंड ही फील्स द सेम सैडनेस ऑफ द सॉन्ग एट दैट रिवर.
सो उनको जब वो जाते हैं वहाँ तो फिर उनको वही उदासी भरी मतलब वॉइस वहाँ फील होती है जो उन्हें 5 साल पहले वहाँ फील होती थी, ठीक है। और उनकी सिस्टर का नाम है डोरोथी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोनेट, इनमें से सोनेट कौन सा है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोनेट, सोनेट होता है 14 लाइन्स का। A, the world is too much with us, B, we are 7, C, the solitary reaper, and D, a slumber did my spirit seal. So sonnet is the world is too much with us, और we are 7 भी क्या है? It is also a lyric. ये एक लिरिक है by Wordsworth. And the solitary reaper is a ballad. And last one, it is also a lyric by Wordsworth. Question 9, who said poetry springs from emotions recollected in tranquility? ये बात किसने कही है? पोएट्री जो है वो इमोशंस है जो कि रिकलेक्टेड हैं इन ट्रैंक्विलिटी। हु सेड दिस? ए, एस.टी. कॉलरिज, बी, विलियम शेक्सपियर, सी, विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड डी, टी.एस. इलियट। सो इट इज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और इन्होंने पोएट्स की और पोएम की सारी जो बातें हैं, कोटेशंस है, डेफिनेशंस है, किस वर्क में दी हैं? लिरिकल बैलेट्स में दी हैं। And this is also written in lyrical ballads. Next question. Question number 10. Which one of the following is a set of lake poets? इनमें से कौन सा सेट है लेक पोएट्स का? लेक पोएट्स कौन से हैं इनमें से? A, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन, B, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, C, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी, and D, P.B. Shelley, Keats and Wordsworth. So who are lake poets? Lake poets were Wordsworth, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। ये तीनों कौन थे? लेक पोएट्स थे। एंड रॉबर्ट साउदी जो थे उन्हें उनकी डेथ हुई थी 1843 में, और उसके बाद 1843 में वर्ड्सवर्थ को 1843 में बनाया गया था पोएट्स लॉरिएट। और कब तक रहे वो? 1850 तक, ठीक है। और 1850 से 1892 तक लॉर्ड एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे वो पोएट लॉरिएट बने। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, ठीक है। एंड इससे पहले 1813 से 1843 तक किसे बनाया गया था पोएट लॉरिएट? रॉबर्ट साउदी को। रॉबर्ट साउदी को। और 1843 में जब वर्ड्सवर्थ को बनाया गया था पोएट लॉरिएट, तो वर्ड्सवर्थ डोंट वांट टू बी अ पोएट लॉरिएट, उनकी विल के अगेंस्ट जाके उन्हें पोएट लॉरिएटशिप दी गई थी। सो एग्ज़ाम में आता है, सबसे पहले वाला पूछ सकता है कि सबसे पहले इन तीनों में से लेक पोएट्स में से किसको जो है बनाया गया था क्या पोएट लॉरिएट? तो 1813 से 1843 तक बनाया गया रॉबर्ट साउदी को सबसे पहले पोएट लॉरिएट, और इनकी डेथ के बाद बनाया गया 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ को। एंड देन एट लास्ट किसको बनाया गया पोएट लॉरिएट? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को 1850 में। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स इज अ वर्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग? तो वर्ड्सवर्थ एक बॉर्डरर एक ट्रेजेडी है, कौन सी वर्स ट्रेजेडी है, और इसे किस किंग की रेन के दौरान यानी राज्य के दौरान लिखा गया था? ए किंग हेनरी फर्स्ट के, बी किंग हेनरी फिफ्थ की, सी किंग हेनरी फोर्थ की,
एंड डी किंग हेनरी थर्ड के। सो इट इज़ किंग हेनरी थर्ड के राज के दौरान उन्होंने ये पॉटरस लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 12, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपीयर इन? Wisdom is oft times nearer when we stoop than when we soar. So, these lines appear in which poem? A. The Prelude, B. Lyrical Ballad, C. The Excursion and D. Peter Bell. बताइए बेटा, wisdom is oft times nearer when we stoop than when we soar. Are the lines from Excursion. Excursion को हम क्या कहते हैं? The decline of poet genius. The decline of poetic genius. और ये कितनी बुक्स में लिखी गई है एक्सकर्शन? इट इज रिटन इन 9 बुक्स। 9 किताबों में लिखी गई है। और कब लिखी गई है? 1814 में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ इमोर्टैलिटी ओड कंटेन्स डैश स्टैंजास। जो इनकी इमोर्टैलिटी ओड है एक वर्क, वो कितने स्टैंजास में लिखा गया है? सो इट इज रिटन इन 11 स्टैंजास। और ज़रा ये सब भी देख लेते हैं संख्याएं। सबसे पहले देख लेते हैं 9 बुक्स। 9 बुक्स में क्या रिटन है? 9 बुक्स में एक्सकर्शन वर्क रिटन है। Excursion is a work which is written in 9 books. Then 14 books में लिखा गया The Prelude, उसके बाद 23 पोएम्स लिखी किस में गई हैं? लिरिकल बैलेड्स में। और जैसे कि आप ओड देख रहे हैं, ओड टू इंटीमेशंस, इसकी जो थीम है वो कहीं ना कहीं बाइबल से ली गई है। सो इट इज टेकन फ्रॉम बाइबल। इट इज टेकन फ्रॉम बाइबल एंड द वर्क ऑफ सेंट अगस्टाइन। Question number 14. Ode on intimations of immortality from recollections of early childhood is in the form of which ode? So जो ode to intimations on immortality है, ये ode किस फॉर्म में है? A. irregular ode, B. Pindaric ode, C. Horatian ode and D. regular ode. So it is written in Pindaric ode. Question 15. Which of the following is called the Magna Carta work of Romanticism? कौन सा इनमें से वर्क है जो कि मैग्ना कार्टा वर्क है रोमांटिसिज्म का? वेरी बिग वर्क ऑफ रोमांटिसिज्म। इट इज बायोग्राफी लिटरेरिया, डिफेंस ऑफ पोएट्री, लिरिकल बैलेड्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज। इट इज सी लिरिकल बैलेड्स। और बाकी सब वर्क जो है वो भी जान लेते हैं। ए. बायोग्राफी लिटरेरिया, it is a work by S.T. Coleridge। और बायोग्राफी लिटरेरिया में S.T. Coleridge ने क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को। सो इन विच ही क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ। एंड डिफेंस ऑफ पोएट्री, इट इज द वर्क बाय पी.बी. शैली। ये पी.बी. शैली का वर्क है। द स्पिरिट ऑफ द एज, डी, इट इज द वर्क ऑफ विलियम हैजलिट। Number 16. What is the title of Wordsworth's autobiographical poem relating to his childhood? वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी जो कि थी प्रिल्यूड, बट इसमें लिखा है
कि वर्ड्सवर्थ की ऐसी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बताओ जो रिलेटेड है उस जिसपे उसके चाइल्डहुड की बात है, यानी इट इज़ रिलेटेड टू द चाइल्डहुड. सो कौन सी ऐसी पोएम है विच इज़ रिलेटेड टू हिज चाइल्डहुड, रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड? इट इज़ ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी. intimation of immortality from recollection of early childhood. तो इसमें टाइटल में ही अर्ली चाइल्डहुड का डिस्क्रिप्शन आ जाता है. सो इट इज़ रिलेटेड टू द चाइल्डहुड. Question 17. Which one of the following works of Wordsworth is known for his theory of poetic diction? So poetic diction की बात किस में आ रही है, किस वर्क में आती है? A. The Prelude 5 Book 5. B. The Prelude Book 4. C. Intimations of Immortality. And D. Preface to Lyrical Ballads. सो कौन से वर्क में वर्ड्सवर्थ बात करते हैं किसकी थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन की? इट इज डी ऑप्शन, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स. क्वेश्चन 18. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वॉज नॉट कंपोज्ड बाय वर्ड्सवर्थ? ऐसी इनमें से कौन सी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने कंपोज नहीं की है, जो वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है? A. Solitary Reaper. B. The Descriptive Sketches. C. An Evening Walk. D. Love's Philosophy. So ये तीनों ही वर्क जो है वो वर्ड्सवर्थ के हैं. और द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक ये दोनों उनके फर्स्ट वर्क हैं, यानी अर्ली वर्क्स हैं, जो सबसे पहले इन्होंने 2 वर्क लिखे थे. सो इट इज़ द अर्ली वर्क्स. And later on he wrote Solitary Reaper. Then we talk about Love's Philosophy. It is a work by P.B. Shelley. ये किसका वर्क है? P.B. Shelley का. Pantheism is best associated with which of the following poets? Pantheism किस पोएट के साथ एसोसिएटेड है? सो पैंथिज्म का पहले मीनिंग क्या है? पैन मीन्स ऑल, Thea means God, and ism means belief. So the person who believes that God is everything, ऐसा इंसान जो ये मानता है कि भगवान ही सब कुछ है, तो उसको कहते हैं पैंथिज्म. So the belief of accepting the belief of accepting that everything is God. is called पैंथिज्म. अब ऐसा कौन सा राइटर मानता था? A. रॉबर्ट ब्राउनिंग. B. जॉर्ज हर्बर्ट. C. विलियम वर्ड्सवर्थ. या D. सर वॉल्टर स्कॉट. सो इट इज़ द बिलीव बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ का ये बिलीव था दैट गॉड इज everything. And there are other poets also. उनके बारे में जान लेते हैं. रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक फेमस वर्क है लॉस्ट लीडर. लॉस्ट लीडर इनका वर्क है जो कि जिसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक लॉस्ट लीडर हैं जो कि बिक गए कुछ सिल्वर कॉइन्स के लिए. ठीक है. एंड नेक्स्ट जॉर्ज हर्बर्ट, ही इज़ अ मेटाफिजिकल पोएट. एक मेटाफिजिकल पोएट हैं. एंड देन वॉल्टर स्कॉट हैं, ये हिस्टोरिकल नॉवेल्स के फादर हैं. इज़ द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स. क्वेश्चन 20. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ आई वुड रेदर बी अ पैगन? तो कौन सी पोएम में ये बात आती है कि आई वुड रेदर बी अ पैगन,
मैं काश एक पैगन ही हो जाता। A, ode to the west wind. B, the world is too much with us. C, ode on a Grecian urn. And D, daffodils. So I would rather be a pagan is the line from B, the world is too much with us. Question 21. Little we see in nature that is ours. हम नेचर में बहुत कम देख पाते हैं जो कि हमारा है, क्योंकि हम नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग इनटू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. सो this is the line from which of the following work? A, Tintin Abbey. B, Immortality Ode. C, Daffodils. And D, The World is Too Much with Us. So it is B, The World is Too Much with Us. Question number 22. Identify the poet and the poem. Poet और poem को identify कीजिए. Our birth is but a sleep and a forgetting. The soul that rises with us, our life star had elsewhere its setting. So our birth is asleep and forgetting, यानी कि किसकी बात हो रही है? मरने की, जीने की, और मात्र हमारा जो जन्म है एक मात्र वो है कि सो जाओ और सब कुछ खत्म एक बार में. So these are the lines from which poem? A, Wordsworth, Tintin Abbey. Wordsworth, Immortality Ode. C, Shakespeare, Of Time. And D, Milton, Paradise Lost. So it is the Wordsworth Immortality Ode. And there is also something, figure of speech. Our birth is but a sleep and forgetting. हमारा जन्म क्या है? मात्र पैदा होना और मर जाना. तो अब अवर बर्थ को डायरेक्टली क्या कहा गया है? अवर बर्थ को डायरेक्टली कहा गया इट इज अ स्लीप. डायरेक्टली स्लीप कहा गया है. सो इट इज अ मेटाफर. कौन सा अलंकार, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इट इज अ मेटाफर. Question number 23. One of the following is not a theme related to romantic imagination as embedded in Tintin Abbey. इनमें से कौन सा थीम है जो रोमांटिक इमेजिनेशन से रिलेटेड नहीं है? A, the centrality of subjectivity in imaginative processes. B, the sense of participating in the divine through the creativity. C, nature is the primary source of imagination. And D, using worldly perception into poetic forms. So it is answer D, using worldly perceptions into the poetic forms. Worldly perceptions को use करना किसमें? poetic forms में. ये गलत है. 24. Which of the following is not a poem by Wordsworth? इनमें से कौन सी ऐसी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ की पोएम नहीं है? Is not a poem by Wordsworth. So A, London. B, Solitary Reaper. C, Daffodils. And D, London 1802. लंदन 1802 तो वर्ड्सवर्थ की पोएम है, बट लंदन, ए लंदन इज नॉट द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ. द पोएम बाय विलियम ब्लेक. लंदन कौन किसकी पोएम है? इट इज अ पोएम रिटन बाय विलियम ब्लेक. Question 25. Which form of poetry is the poem Solitary Reaper? The Solitary Reaper जो है वो कौन सी पोएम है, किस फॉर्म में लिखी गई है? सो A, ओड. B, एलिजी. C, एपिक. एंड D, नन. सो Solitary Reaper it is a ballad and it is written in, ये एक बैलेड है और इनमें से कोई भी ऑप्शन में बैलेड नहीं है. सो हम क्या करेंगे? नन पे टिक करेंगे. इट इज डी, नन. क्वेश्चन 26. विच ऑफ द वर्ड्स राइम इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ डेफोडिल्स? सो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो डेफोडिल्स की पहले स्टैंजा की लाइन्स में राइमिंग कर रहे हैं? ए, ट्रीज एंड ब्रीज. बी, फ्लटरिंग एंड डांसिंग. सी, I and lie. And D, glance and dance. So A option, trees and breeze are the
two words which are rhyming in the first two lines of Daffodils poem. And the lines are, lines क्या है? Besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So breeze and trees both are rhyming. Question number 27. Wordsworth describes the daffodils as a host. Host here means what? Wordsworth daffodils को कहते हैं host. So host का यहाँ पे मतलब क्या है? A. Someone who entertains by invitation. B. An organism that harbors another inside. C. A whole army of flowers. And D. An unruly crowd of passers-by. So here Wordsworth want to say that daffodils को host कहते हैं. host का मतलब है a whole army of flowers. daffodils की पूरी army है flowers की. Question number 28. Which of the following poems of Wordsworth has the subtitle that is Growth of Poet's Mind? किस वर्क में वर्ड्सवर्थ के ये टाइटल है जिसका सबटाइटल है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड? ए. डैफोडिल्स का सबटाइटल है. बी. लिरिकल बैलेड्स. सी. द प्रिल्यूड एंड डी. लोडामिया. सो इट इज द सबटाइटल ऑफ द प्रिल्यूड. Question number 29. The child is the father of men occurs in. चाइल्ड को फादर ऑफ मैन कहा गया है. किस में कहा गया है? ए. टिंटन एबे में. बी. माई हार्ट लीप्स अप. सी. द प्रिल्यूड एंड डी. इमॉर्टैलिटी ओड. सो इट इज सेड इन माई हार्ट लीप्स अप. एंड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. ये एक एग्जाम्पल है किसका? पैराडॉक्स का. बिकॉज ये कथन अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि चाइल्ड भी है और वो फादर भी है, तो दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को. दैट्स वाई इट इज अ पैराडॉक्स. क्वेश्चन 30. विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बुक्स? विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड है जो कि कितनी बुक्स में लिखा गया है? 14 बुक्स में. इन 14 बुक्स. एंड इट इज प्रिल्यूड का पता है हमें टाइटल. सब टाइटल इज द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड. ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड. दिस इज ऑल फॉर टुडे. सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई A1 English 360 degree Instagram, Telegram